नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आपके लिए केवीएस, सीएनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी व अन्य सभी भारतीय परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली आगे की कक्षाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। मालवी का केंद्र है जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये मालवी का केंद्र है। तो मालवी क्या है? एक बोली है। इसका केंद्र कौन सा है मालवी बोली का? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, यानी कि इंदौर, ये है मालवी का केंद्र। उसके बाद में मालवी जो है मालवा की भाषा यानी कि बोली है। कहाँ की है? मालवा की, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग के क्षेत्र को कहा जाता है। और इसका मुख्य केंद्र जो है वो क्या है? इंदौर, मध्य प्रदेश में माना जाता है। फिर मेवाती, राजस्थान के अलवर। कहाँ है? राजस्थान के अलवर तथा हरियाणा के गुड़गांव, गुरुग्राम जिले के निकटवर्ती भागों में बोली जाती है, और इस पर ब्रज भाषा का असर है यानी प्रभाव है। फिर मारवाड़ी है, ये पश्चिमी राजस्थान जैसे कि जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोली जाती है। पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। फिर जयपुरी, जयपुरी राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, कोटा, बूंदी में बोली जाती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या है इसमें दिया गया है? अकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप को, यानी इसका क्या होगा विकृत रूप? अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा स्पष्ट कम है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। पढ़ा आ, ए, शून्य प्रत्यय और ई। तो अकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप इसमें क्या होगा? तो आप लोगों का जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि ए हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा आपका। अकारांत आ से अंत होने वाले शब्द एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय ए है। जैसे लड़का से लड़के, अंधा से अंधे, घोड़ा से घोड़े, पर्दा से पर्दे। पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एक वचन यानी एकारांत बहुवचन करने से बन जाता है। जैसे गधा गधे, पहिया पहिए, कपड़ा कपड़े। कुछ ऐसी संज्ञाएं पुल्लिंग हैं जिनके दोनों रूप दोनों वचनों में एक ही रहते हैं। जैसे बाबा, दादा, मामा, नाना, पिता, आत्मा। तो ये सब हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण के अनुसार किलात के खां को सब मिलकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में देते हैं? 20,000 रुपये, 25,000, 30,000, 35,000। तो दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में देते हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि 25,000। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित ये निबंध है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इस निबंध के अनुसार किलात खां को एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, कमखान के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 रुपये कीमत की वस्तुएं तोहफे में थी। फिर अगला प्रश्न है, नाटक में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। देखते हैं हम लोग कौन से इसमें सत्य कथन है। तो सबसे पहले क्या है?
अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजड़िन, हलवाई ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बातें कहते हैं। तो ये क्या है, बात सही नहीं है अंधेर नगरी के विषय में। दूसरा कथन है दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। तो अंधेर नगरी और जो बकरी नाटक हैं इसमें क्या है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर अगला कथन है महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन नाटक में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। तो महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन नाटक में यानी कोई भी पात्र जो है गीत नहीं गाता है, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। फिर अगला है स्कंद गुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। स्कंद गुप्त नाटक है, आह वेदना मिली विदाई, ये जो गीत है कौन गाता है, देवसेना गाती है। तो ये भी क्या है, बात बिल्कुल सही है। फिर अगला है भारत दुर्दशा में किताब वाला यानी किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर गीत गाते हैं। तो ये क्या है, बात गलत है। तो आपका सही कौन सा है, कथन बी, सी और डी। बी, सी, डी किस में है, आपका विकल्प बी में है और यही आपका कूट उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। और क्या है दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी बकरी नाटकों में किया गया है, आपने देखा। महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन नाटक में कोई पात्र गीत नहीं गाता, ये भी सही है। और स्कंद गुप्त नाटक में आह वेदना मिली विदाई ये गीत देवसेना गाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है प्रहसन श्रेणी का नाटक है। किस श्रेणी का, प्रहसन का। इसमें महंत जी, घासीराम, पाचक वाला, मच्छी वाला कथन गीत शैली में भी हैं। भारत दुर्दशा 6 अंकों का ये नाट्य रासक है, आपको ध्यान में रखना, ये पूछा गया है। क्या है ये, नाट्य रासक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। और ये कैसा है, करुण रस प्रधान नाटक है। कैसा है, करुण रस प्रधान, यानी 6 अंक हैं इसमें। ये नाट्य रासक या इसको लास्य रूपक भी कहते हैं और ये करुण रस प्रधान नाटक है। फिर आपका अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। राजश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राजा। तो इसमें सबसे पहले क्रम पे कौन आएगा, तो आएगा भारत सौभाग्य यानी कि सी आएगा। फिर उसके बाद में आपका कौन सा आएगा, राजश्री यानी कि ए आएगा। उसके बाद में आपका आएगा पहला राजा यानी कि ई आएगा। फिर आपका कौन सा आएगा, चरणदास चोर यानी कि बी आएगा। फिर आएगा बटोही अर्थात डी। तो सी, ए, ई, बी, डी आपका क्रम सही होगा। सी, ए, ई, बी, डी किस में है, आपका विकल्प डी में, और यही आपका कूट उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। भारत सौभाग्य नाटक के लेखक कौन हैं, अंबिका दत्त व्यास जी। इसका प्रकाशन 1887 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से हुआ है। राजश्री नाटक का प्रकाशन 1914-15 में हुआ है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। पहला राजा ये जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ है। फिर है चरणदास चोर, ये नाटक विजयदान देथा द्वारा रचित राजस्थानी की कहानी पर आधारित और इस 1975 ईस्वी में इसका मंचन किया गया है। फिर बटोही जो है आपका नाटक ऋषिकेश सुलभ द्वारा रचित है। किसके द्वारा, ऋषिकेश सुलभ द्वारा रचित है, जो एक भोजपुरी नाटक जिसका प्रकाशन 2006 ईस्वी में हुआ है। भारत सौभाग्य नाटक के पात्र हम लोग देखते हैं स्त्री पात्रों में यानी पुरुष पात्रों में भारत सौभाग्य, भारत दुर्भाग्य, विषय भोग, भारत प्रताप, उत्साह, शिल्प ये है। स्त्री पात्रों में मूर्खता, फूट, शिक्षा, एकता, भारत पताका, अंग्रेजी पताका, राजभक्ति, यंत्र विद्या, उदारता, दया, ये सब स्त्री पात्रों में है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। बहुत ही अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, ध्यान में रखना है। मधुकर कवि, श्रीधर, देवसेन, सोमप्रभ, सूर्य, विद्याधर। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत जो अपभ्रंश काव्य शीर्षक ये प्रकरण दिया है, इसमें किन किन कवियों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है।
तो इसमें जिनका जिनका उल्लेख है हम लोग देखते हैं। देवसेन का उल्लेख किया है शुक्ल जी ने, और सोमप्रभ सूर्य का उल्लेख किया है, और साथ ही विद्याधर का उल्लेख किया है। यानी देवसेन, सोमप्रभ सूर्य और विद्याधर, सी, डी और ई किसमें है? आपका विकल्प डी में है, और यही आपका कूट सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में देवसेन, सोमप्रभ सूर्य, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरतुंग, विद्याधर, शारंगधर इत्यादि जो है कवियों को लिया है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। इन्होंने संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं वर्णित हैं, लिखी गई हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। अच्छा प्रश्न है आपके लिए, महत्वपूर्ण है। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस में ये संवाद किसका है? तुलसी, गंगाराम, नरहरदास, मोहिनी। मानस का हंस क्या है? उपन्यास है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कथन आप सभी के सामने है। मनुष्य के मन में सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। ये कथन किसका है? विकल्प डी, मोहिनी नामक पात्र का कथन है मानस का हंस में। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है मानस का हंस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ है। इसमें राम और काम के द्वंद्व का वर्णन किया गया। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, पूछी गई हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। इसका विषय क्या है? तो राम और काम के द्वंद्व का चित्रण है इस उपन्यास में। फिर मानस का हंस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों के महत्वपूर्ण कथन। मेघा भगत कहते हैं, बस रे बस भाई, तू मेरे पैर छुएगा तो मैं भी तेरे पैर छूने लगूंगा, प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता। मेधा भगत कहते हैं। राजा भगत का कथन है, बातों में कौड़ी थोड़ी ही खर्च होती है शाह जी, मीठी बातों का दान देते हो यही काम कम है। फिर तुलसी का कथन है, साधु होने के लिए केवल वेश ही हो आवश्यक नहीं है। साधु होने के लिए केवल वेश ही हो आवश्यक नहीं है। कौन कहता है? तुलसीदास का कथन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास तिमिरनाशक, चंद्रकांता संतति। तो कौन सा आएगा पहले से बाद के क्रम में? देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें कौन आएगा? वो आएगा इतिहास तिमिरनाशक, यानी कि डी। डी। फिर कौन सा आपका आएगा इसमें? वो आएगा चंद्रकांता संतति, यानी कि ई। फिर उसके बाद में आपका क्रम आएगा दुर्लभ बंधु अर्थात ए। उसके बाद में आएगा पथिक, यानी कि बी। और फिर आएगा आदर्श हिंदू, यानी कि आपका सी। तो डी, ई, ए, बी, सी किसमें है? आपका विकल्प डी में, और यही कूट आपका उत्तर के रूप में सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी इसका कूट जो है बी सही है। फिर हम लोग देख लेते हैं इनका प्रकाशन कब हुआ है। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इसका प्रकाशन 1864 में हुआ है। दुर्लभ बंधु भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अनुदित नाटक है, जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ है। फिर है आपका चंद्रकांता संतति, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित ये जो है क्या है? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1896 में हुआ है। आदर्श हिंदू
मेहता लज्जाराम जी का ये उपन्यास है, प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का ये काव्य ग्रंथ है, इसका प्रकाशन 1920 के आसपास होता है। और इतिहास तिमिरनाशक के दूसरे खंड का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतिहास तिमिरनाशक दूसरे खंड का प्रकाशन कब हुआ है? 1888 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न है, कबीर साहित्य के अध्येता हैं, यानी यहाँ पर यह पूछा जा रहा है किसने कबीर के बारे में लिखा है, पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। आपके सामने विकल्प है इमरे बंधा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, डेविड लॉरेंजन। कबीर साहित्य के अध्येता इसमें कौन है? किसने किसने कबीर के विषय में अध्ययन किया है, लिखा है? तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से हैं जो कबीर के ऊपर काम किए हैं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा है, धर्मवीर जी ने लिखा है और डेविड लॉरेंजन ने लिखा है। तो यानी बी, डी और ई आपका सही जवाब होगा। विकल्प सी के रूप में, कूट आपका उत्तर के रूप में सही है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय पुस्तक लिखा है। क्या नाम है? अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय। इसमें कुल जो है 10 अध्याय हैं। जो कल नाम कबीर न होते, संतों जागत नींद न कीजे, काशी बसे जुलाहा एक साथ समुद्र की मस करो, द्वितीय सेतु जगतरण कियो, हद बेहद दोऊ तजय, भगत नारदी मगन शरीरा, बालम आओ हमारे गेहरे, और काम मिलावे राम को मुख कस्तूरी महमही। उसके बाद में जो और महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर और रामानंद की उदंतियाँ इत्यादि पुस्तकें लिखी हैं। डेविड लॉरेंजन ने कबीर लीजेंड एंड अनंतदास कबीर परिचयी शीर्षक से पुस्तक लिखी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में उपयुक्त बातें कौन सी हैं, ये आपको बताना है जो सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या सही है देवनागरी के विषय में। सबसे पहले है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो आप सब जानते हो देवनागरी के विषय में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, यानी ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर आपका अगला कथन है, एक लिपि के लिए अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता देवनागरी में, ये गलत बात है। यहाँ पर एक लिपि के लिए अनेक ध्वनियाँ नहीं है बल्कि एक ही लिपि, यानी ये गलत है। फिर है, संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो आप लोग ये भी जानते हो, ये बात बिल्कुल सही है, राजभाषा माना गया है। फिर है, देवनागरी लिपि में पंजाबी और ओडिशा भाषा लिखी जाती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। देवनागरी में पंजाबी और उड़िया भाषा नहीं लिखी जाती। अगला कथन है, ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। ये बात सही है। यहाँ क्या है, सब कुछ निश्चित है ध्वनि और संकेत में। तो इसमें कौन सा सही है? ए, सी और ई, तीन बातें सही हैं। किसमें हैं? आपका विकल्प सी में है, यही आपका जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जैसा बोला जाता वैसा ही लिखा जाता है, ये आपने देखा अभी। फिर संविधान में देवनागरी लिपि लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी तथा राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसके ध्वनि की लिपि और संकेतों में क्या है, निश्चितता पाई जाती है। फिर अन्य आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, ये सब देवनागरी में लिखी जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, ये सभी देवनागरी में लिखी जाती हैं। और देवनागरी ये वर्णमाला पर आधारित आक्षरिक या अक्षरात्मक लिपि है। दक्षिण में इसे नंदनागरी कहते हैं। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, बार बार पूछी गई हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग।
सबसे पहले क्या है, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता में उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है, ये बात सही है। फिर अगला है, कर्मण गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता, ये बात गलत है। अगला है, तिलक ने उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे, ये भी क्या है, गलत है। अगला है, गीता का मार्ग यानी इसमें जो है सी सही है। ये तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। ये बात क्या है, ठीक इसमें नहीं है यानी गलत है। अगले कथन को देखते हैं। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है, ये भी बात सही है। तो ए सी ई सही है हमारा, किसमें है, विकल्प ए में आपका सही उत्तर है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय, कुल जो है 4 अध्यायों में प्रकरणबद्ध रचना है। इसके चतुर्थ अध्याय में विवेकानंद, तिलक, अरविंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद इकबाल का जिक्र है। इस कृति पर दिनकर जी को 1959 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसलिए रचना आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। आचार्य हैं और उनकी पुस्तकें आप लोगों के सामने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी पुस्तक किसकी है। सबसे पहले है भानुदत्त। भानुदत्त की पुस्तक का नाम क्या है, रसमंजरी। फिर हैं आपके रामचंद गुणचंद्र जी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, नाट्य दर्पण है। फिर हैं शारदा तनय, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, भाव प्रकाशन। फिर महिम भट्ट है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, व्यक्ति विवेक। और ये सभी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये भी बार बार पूछी जाती है। भानुदत्त की रसमंजरी, रामचंद गुणचंद्र की नाट्य दर्पण, शारदा तनय की भाव प्रकाशन, महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक। तो ये सही मिलान है और कूट आपका जो सही होगा इसमें विकल्प भी उत्तर माना जाएगा। फिर भानुदत्त के रसमंजरी और रसतरंगिणी ये 2 ग्रंथ हैं जिनमें रसमंजरी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए बार बार ये पूछी गई है। और इस ग्रंथ में नायिका और नायक के भेदों का विवेचन किया गया है। फिर नाट्य दर्पण रचना आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र ने मिलकर लिखी है। ये दोनों आचार्य हेमचंद्र के शिष्य माने जाते हैं, किसके, हेमचंद्र के शिष्य। और ये नाट्य शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है नाट्य दर्पण। फिर है भाव प्रकाशन, ये ग्रंथ 10 अधिकारों में वर्णित है। कितने, 10 अधिकारों में यानी कि खंडों में। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट ने ध्वनि संप्रदाय का खंडन किया है इसमें, और इसमें कुल 3 विमर्श हैं यानी 3 भाग हैं इस पुस्तक में। फिर अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले है आपका, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। ये तो बात बिल्कुल सही है, उन्होंने लिखा है कविता प्रबल भावों का सहज उद्वेग है, तो ये तो ठीक है बात। फिर अगला है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना, प्रेरणा, अवधारणा आदि अनेक स्रोतों की सामग्री संचय करती है। ये भी बात सही है, यानी दोनों कथन आपके सही है। किसमें है, दोनों कथन विकल्प ए में सत्य है, यही आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र हैं। अच्छा प्रश्न आपके सामने है आया, स्कंदगुप्त जो है नाटक में स्त्री पात्र कौन से हैं, जेता, देवकी, मालिनी, रामा, चंदा। स्कंदगुप्त नाटक है, इसके स्त्री पात्र कौन है, तो देवकी है और मालिनी है, उसके साथ में कौन है, रामा भी है। यानी देवकी, मालिनी, रामा ये तीनों जो है स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं। बी, सी, डी किसमें है आपका, विकल्प बी में, यही आपका उत्तर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र कौन कौन से हैं, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। उसके बाद में
इस नाटक के अन्य पात्रों को भी हम लोग देखेंगे। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, भट्टारक, पृथ्वीसेन, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति। इस नाटक में कुल जो है 5 अंक हैं और इस नाटक में दृश्यों की संख्या कितनी है? 33 मानी गई है दृश्यों की संख्या। फिर आपका अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है। नागमती के वियोग खंड में नागमती के विरह की व्यथा के लिए जायसी के द्वारा रचित पंक्तियां कौन कौन सी हैं आपको बताना है देख करके। तो सबसे पहले है, घरी घरी जीव आवे, घरी घरी जीव जाए। क्या ये पंक्ति जायसी जी ने लिखी है नागमती के लिए? तो ये पंक्ति जो है जायसी जी ने बिल्कुल भी नहीं लिखी है। फिर अगली है, पाहन जरहि होहि सब चूना, पाहन जरहि होहि सब चूना। क्या नागमती के विरह के लिए ये पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है नहीं है। फिर है, रकत आस घुंघची बन सोई। आप सब ने पढ़ा है, ये पंक्ति जो है बिल्कुल सही है। फिर हृदय पैठ बिरह कटनसा, ये भी जो है सही है। फिर है, सहस सहस दुख एक एक सांसा, ये भी जो है नागमती के विरह में जायसी जी ने पंक्ति कही है। तो सी डी ई जो है आपका जवाब है इसमें। किसमें है? विकल्प सी में सी डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रकतास घुंघची बन सोई, हृदय पैठ बिरह कटनासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, ये नागमती के विरह से संबंधित जायसी की पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है क्या कहते हैं, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम है। यानी जायसी जी के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का, जो पूछा भी गया परीक्षा में कई बार। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते, ये भी महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का है जायसी जी के बारे में। और अगला कथन है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से यानी मिलती है, ये उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये भी कथन जो है शुक्ल जी का है पद्मावत के विषय में। महत्वपूर्ण है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है और ये उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमी नामा, शहर अशोक। तो आगरा बाजार नाटक का जो प्रारंभ होता है किस नज्म से होता है? विकल्प डी यानी शहर अशोक से, यही आपका उत्तर है। और आगरा बाजार नाटक ये जो है कितने 2 अंकों में रचित है? कितने 2 अंकों में रचित है। और इस नाटक का आरंभ 2 फकीरों की नज्म से होता है, जिसमें क्या है, नगर की दुर्दशा का भी वर्णन किया गया है। और ये नाटक किसका है? हबीब तनवीर जी का नाटक है आगरा बाजार। और इस नाटक के जो पात्र हैं, पहला फकीर, दूसरा फकीर, ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, मदारी, शायर, हमजोली, तस्किरा नवीस, घोड़ों का सौदागर, रीछ वाला, पनवाड़ी, बंदर रीछ इत्यादि, ये सब इसके पात्र हैं। महत्वपूर्ण नाटक है ये। फिर जो है अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अच्छा प्रश्न ये भी है। निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना, विश्व प्रपंच। तो इसको क्रम से लगाना। पहले कौन सा आएगा? एकांतवासी योगी यानी कि बी। फिर कौन सा आएगा? श्रांत पथिक यानी कि सी। उसके बाद आएगा विश्व प्रपंच यानी कि ई। फिर आपका आएगा खड़िया का घेरा अर्थात ए। उसके बाद आएगा कामदेव का अपना, वसंत ऋतु का सपना यानी कि डी। तो बी, सी, ई, ए, डी ये जो है क्रम रहेगा इनके अनुवाद के प्रकाशन का। किसमें है? विकल्प ए आपका सही जवाब है। और हम लोग देखते हैं इन रचनाओं का अनुवाद वर्ष। तो एकांतवासी योगी, इसका अनुवाद वर्ष है 1886। अनुवादक कौन है? श्रीधर पाठक। श्रांत पथिक, इसका अनुवाद वर्ष है 1902। अनुवादक हैं श्रीधर पाठक, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। विश्व प्रपंच अनुवाद वर्ष है 1920 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके अनुवादक हैं। खड़िया का घेरा 1966 में है, ये कमलेश्वर जी का अनुदित रचना है ये। फिर है कामदेव का
अपना बसंत ऋतु का सपना 1993 ईस्वी में अनुवाद किया गया है। किसने किया है? हबीब तनवीर जी ने। और महत्वपूर्ण ये सभी रचनाएं हैं। फिर श्रांत पथिक में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का? रोला छंद का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये गोल्ड स्मिथ की कृति दी ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है। विश्व प्रपंच ये हैकल की पुस्तक रिडिकल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। फिर है खड़िया का घेरा, ब्रेक्ट द्वारा लिखित नाटक है। इसका कमलेश्वर द्वारा अनुवाद किया गया है। फिर आपका है कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, शेक्सपियर के नाटक, शेक्सपियर जी का एक नाटक है, उसका नाम है मिड समर नाइट्स ड्रीम का अनुवाद किया गया है। फिर एकांतवासी योगी ये गोल्ड स्मिथ की रचना का हर्मिट के नाम से अनुवाद किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के मॉडल पेपर को देखा। हमें आशा है यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे और सत्र आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। और आप सभी लोग हमारे चैनल से अपने साथियों को अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को जो है पुनः से नए मॉडल पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।